गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं प्राइमरी विंग से आए हुए बच्चे और कुछ बच्चे जिन्होंने अन्य विद्यालयों से मॉन्टफोर्ट में एडमिशन लिया है उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के बारे में आपने अपने घर में अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से, नाना नानी से सुना होगा। हमारी संस्कृत भाषा इस देश की सबसे, बल्कि कहिए कि विश्व की भी सबसे प्राचीन भाषा है। इसमें वेद, पुराण, रामायण, महाभारत अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। बच्चों, आप लोग कई जो कहानियाँ पढ़ते हैं पंचतंत्र की, वो भी संस्कृत में ही लिखी गई हैं, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। तो आज हम कक्षा 6 का रुचिरा पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अकारांत पुल्लिंग, पाठ 1। लेकिन बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें संस्कृत के बेसिक्स को भी जानना होगा, जिन बेसिक्स को जानकर हम संस्कृत भाषा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से लिख सकते हैं। हमारी धातु, सर्वनाम का प्रयोग तथा संस्कृत में कितने लिंग, वचन या पुरुष होते हैं, इनको जानने के पश्चात मैं आपको बताती हूँ कि आपको संस्कृत को याद करने में या परीक्षा देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम पठ शब्द का अर्थ है पढ़ना, टू रीड। पठ धातु के बारे में जानते हैं कि उसका संस्कृत में किस तरह से प्रयोग किया जाता है और संस्कृत भाषा को लिखने में इस धातु को कैसे प्रयोग कर वाक्य बनाए जाते हैं। धातु संस्कृत में क्रिया को कहते हैं। हिंदी शब्द उसके लिए क्रिया है और अंग्रेजी में वर्ब। क्रिया शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे किसी काम के करने या होने का पता लगता है। जैसे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा रही हूँ क्रिया है और आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं क्रिया है। तो संस्कृत में पठ धातु को लिखने के लिए 3 वचनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। वचन मीन्स नंबर्स, लेकिन संस्कृत में एक वचन अर्थात किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। द्विवचन अर्थात किन्हीं 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुवचन 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। अगर हम बालक शब्द को लें तो एक बालक एक वचन के अंतर्गत आएगा, 2 बालक द्विवचन के अंतर्गत आएंगे तथा 3 बालक या 3 से अधिक बालक बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह का प्रयोग हम चाहे बालिका शब्द हो या कोई वृक्ष हो, पर्वत हो, इसे हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार ही प्रयोग करते हैं। आपने अपनी सारी पिछली संस्कृत की पुस्तकों में भी देखा होगा, संस्कृत के रूप में हमेशा 3 लाइनें होती हैं। 1,
2, 3। तो ये संस्कृत में वचन हो गए। अब संस्कृत में हम पुरुष पर आते हैं। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है। बट अंग्रेजी और संस्कृत का ये क्रम थोड़ा सा अलग होता है। जैसे प्रथम पुरुष को हम यहाँ पर अंग्रेजी के थर्ड पर्सन को लेते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जिस किसी की बात करते हैं वो प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे वह, वे दो, वे सब। मध्यम पुरुष अंग्रेजी का सेकंड पर्सन यानी कि तुम दो, तुम सब। बच्चों आप समझ पा रहे हैं। और उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन बात करने वाला व्यक्ति, मैं, हम दो, हम सब। संस्कृत में हम हर चीज को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार ही लिख सकते हैं या समझा सकते हैं या याद कर सकते हैं। जैसे अगर हम पुरुष का उदाहरण दें, इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यहाँ पर मैं उत्तम पुरुष हूँ। आप, तुम पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हो, ये मध्यम पुरुष है। अगर हम दोनों ये बात करते हैं कि वह आज कक्षा में नहीं आया तो वह थर्ड पर्सन है यानी कि प्रथम पुरुष है। आपको समझ में आया या दिक्कत हुई? अगर लगेगा कि आप समझे नहीं तो आपकी शंकाओं का समाधान मैं बाद में फिर करूँगी। अब आते हैं हम पठ धातु के रूप लिखने पर। पठ यानी कि मैंने आपको बताया था पढ़ना। बच्चों सबसे आसान बात है कि अगर हम संस्कृत में एक धातु के रूप को याद कर लें, पठ, तो थोड़े से परिवर्तन के साथ हम हर धातु के रूप को याद कर सकते हैं। संस्कृत में 10 काल या लकार होते हैं, लेकिन हमारी कक्षा 6 में बच्चों को केवल 3 ही काल पढ़ाए जाते हैं। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। मैं लिख के बताती हूँ आपको। लट यानी कि वर्तमान, लृट यानी कि भविष्य, देन लंग लकार, लंग यानी कि भूत। इसका उच्चारण करने में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो मैं बच्चों को बताती हूँ कि फेफड़ों के लिए अंग्रेजी में लंग्स हम प्रयोग करते हैं, तो आप एस हटा दीजिए, उसमें लंग लकार है। लट लकार वर्तमान काल, लृट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल। ये 3 काल आप कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन इस समय मैं आपको वर्तमान काल की क्रिया को प्रयोग करने का तरीका बता रही हूँ। तो देखिए हमारा पहला शब्द है पठति, यानी कि पठ धातु को हमने इसी तरह लिया है, उसमें ती लगा दिया है। फिर द्विवचन में है पठतः। ये जो इसमें एक चीज और बताने की है बच्चों, ये जो 2 बिंदियां लगी हैं इनका भी अपने उच्चारण की ध्वनि है। इसको उच्चारित करते हैं ह की ध्वनि के साथ, ठीक है। पठंती, इस न को हम बिंदी के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम मध्यम पुरुष में आते हैं पठसी। पठ के साथ हमने सी लगा लिया, पठथः, पठ के साथ थह लगा लिया है, और पठत हमने खाली थ लगाया है। पठामी, आमी, पठावह, आवह, ये लगाया है हमने। पठामह, पठ के साथ आमह लगाया है। अब आपको एक सरल तरीका बताती हूँ मैं
इसे याद करने का या किसी भी रूप को याद करने का। जैसे आप पठती, आपने खाली ये जो टी है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, तह को अंडरलाइन कर लीजिए, अन, फिर सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह। यानी कि आपने पठ हर जगह लिख दिया, फिर ये लगा दिया। फिर अगर आपने इन ती, तह, अंति को किसी भी अन्य धातु के साथ लगाया तो आपका वो रूप भी तैयार हो जाएगा। अब बच्चों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको ये बताना है कि इस रूप को आप ऐसे याद करिएगा कि ये बिल्कुल आपके आंखों के सामने तैरने लगे। बिल्कुल, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। विसर्ग में ह की ध्वनि आनी चाहिए। अब एक चीज और रह गई है, जो पठ में हमने ये हलंत लगाया है, इसका मतलब ये होता है, इसे हलंत कहते हैं, और इसका मतलब होता है जिस व्यंजन में हमने ये हलंत लगाया है उसमें स्वर नहीं लगा है, वो अपूर्ण है। तो ऐसे ही धातुओं के अंत में जो व्यंजन लिखा जाता है उसमें हलंत लगाया जाता है। इसके पश्चात ये हमारा जो रूप था वो था वर्तमान काल का। अब संस्कृत में लिंग, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग, यानी कि जिन शब्दों से हम पुरुष जाति का बोध करते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। पुरुष जाति मतलब जैसे लड़का, नर, बालक, राम, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं जिनके रूप अपने तरीके से अलग चलते हैं। उसके बाद आता है स्त्रीलिंग, वे शब्द जिनसे हम स्त्री जाति का बोध करते हैं, जैसे बालिका, सीता, नदी, इनके रूप पुल्लिंग से भिन्न होते हैं, इन दोनों में अंतर होता है। उसके पश्चात नपुंसक लिंग, यानी कि बेजान वस्तुएं। संस्कृत में प्रकृति को भी, जैसे वृक्ष को, पुष्प को बेजान माना जाता है। संस्कृत की तरह लिविंग थिंग्स नहीं माना जाता है, साइंस की तरह। इसके पश्चात हम लोग आते हैं सर्वनाम प्रयोग में। बच्चों, जितना जरूरी था इस क्रिया शब्द को जानना, इसकी प्रकृति को जानना, इसके लिखने के तरीके को जानना, उतना ही जरूरी है इस सर्वनाम प्रयोग के बारे में जानना। सर्वनाम प्रयोग का तात्पर्य है संज्ञा शब्दों के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द। अब हम यहाँ पर भी इन्हें भी हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ही लिखते हैं। याद रखिएगा बच्चों, संस्कृत में हम कोई भी रूप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बिना लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पर पहला सर्वनाम है सह, दूसरा है तौ, तीसरा है ते। ये प्रथम पुरुष के सर्वनाम हैं। आपने देखा था यहाँ पर प्रथम पुरुष, इसका तात्पर्य है वह, वे दो, वे सब। ठीक है, प्रथम पुरुष के सर्वनाम के साथ एक चीज विशेष रूप से बताने की है कि स्त्रीलिंग में ये सर्वनाम बदल जाते हैं। स्त्रीलिंग में केवल प्रथम पुरुष के सर्वनाम हो जाते हैं सा, ते, ता। अब देखिए, जिस तरह से सह का मतलब था वह,
तो स्त्रीलिंग में सा का मतलब होगा एक लड़की के लिए वह। फिर तौ का मतलब है वे दो पुल्लिंग में, तो स्त्रीलिंग में ते का मतलब होगा वे दो लड़कियां। ते का मतलब वे सब होता है पुल्लिंग में, लेकिन यहाँ पर ताह होता है जिसका मतलब वे सब बालिकाएं या लड़कियां। केवल सर्वनाम में याद रखने की बात है कि केवल एक लाइन बदलती है, एक पंक्ति प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रहता है। आइए अब हम मध्यम पुरुष के सर्वनाम के बारे में जानें। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम में ये म जो है इसमें हलंत लगा है। इसका मतलब क्या बताया था बच्चों मैंने कि म अपूर्ण है, उसमें स्वर नहीं लगा है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, त्वम। बिना म के अगर हम बिंदी लगा दें तो भी उसे त्वम ही कहा जाएगा। इसीलिए मैंने कहीं कहीं पर देखे आवाम में मैंने म नहीं लिखकर बिंदी लगा दी है। ठीक है, तो तुम, तुम दो, तुम सब। इसके पश्चात अहम, आवाम, वयम। आपको सही उच्चारण भी सीखना है। मैं, अहम का मतलब है मैं, आवाम का मतलब है हम दो, वयम का मतलब है हम सब। ये हमारा है उत्तम पुरुष का सर्वनाम। तो आइए अब इन दोनों का आपस में क्या संबंध है ये जानें और इसका प्रयोग क्यों होता है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि हिंदी से संस्कृत करने के लिए और संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने के लिए इनको जानना, इनका क्या संबंध है ये जानना आवश्यक है। तो बच्चों एक बात याद रखिए कि इसमें मैंने लिखा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ भी यही लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इमेजिन करिए कि 9 फ्रेंड्स ये हैं और 9 फ्रेंड्स ये हैं। ये अलग अलग हैं। आप 2 क्लास में समझ लीजिए, 2 टीम में समझ लीजिए, या 2 जगह बैठे हुए, कुछ भी समझ लीजिए। अब हमें इन्हें संस्कृत से हिंदी बनाने के लिए और हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए इनको हमेशा प्रयोग कैसे करना है। 1 वाले जो रोल नंबर वाला बच्चा है या 1 नंबर वाला बच्चा है उसको किस सर्वनाम के साथ बिठाना है, 1। और 2 रोल नंबर यानी कि पठतः को हमें किसके साथ बिठाना है, 2 रोल नंबर वाले के साथ, तौ के साथ। पठंती को हमें किसके साथ बिठाना है, ते के साथ। एक बात याद रखिएगा, ये क्रम कभी बदल नहीं सकता है। बिल्कुल 1 1 के साथ रहेगा, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। तो अब देखिए सेंटेंस क्या बन जाएंगे। वह पढ़ता है अगर होना है तो क्या हो जाएगा, सह पठति। बहुत आसान है बच्चों, बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा, लूडो जैसा, या मैथ्स के छोटे छोटे सम्स सॉल्व करने जैसा। तो फिर हमें अगर कहना है वे दो पढ़ते हैं तो हम कहाँ पर आएंगे, तौ पठतः। बिल्कुल गेम खेलिए आप लोग, एकदम से सोचिए समझिए, बहुत आसान है। फिर वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। अब याद रखिएगा कि ते को अगर आप इसके साथ बिठा देंगे तो संस्कृत भाषा उसे स्वीकार नहीं करेगी, गलत हो जाएगा। आपके सारे 6 के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज सब इन दोनों के मेल पर ही डिपेंड होती हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन आ गया तो आपको पूरी बुक आ गई। तो फिर हम आते हैं पठसी किसके साथ होगा, त्वम के साथ। तुम पढ़ते हो यानी कि त्वम पठसी। फिर पठतः युवाम के साथ। तुम दो पढ़ते हो यानी कि युवाम पठतः।
फिर तुम सब पढ़ते हो, यानी कि यूयम पठत। उत्तम पुरुष में आइए, मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, अहम पठामि। फिर हम दो पढ़ते हैं या पढ़ती, आवाम पठावः। फिर वयम पठामः, यानी कि हम सब पढ़ते हैं या पढ़ती हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक से होते हैं, समान प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन अगर हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे तो इनके भी नंबर होंगे 1 2 3, यानी कि अगर होगा वह पढ़ती है तो होगा सा पठति, वे दो पढ़ती हैं तो होगा ते पठतः, अगर होगा ताः तो होगा पठन्ति। इसका हिंदी में मतलब होगा वे सब पढ़ती हैं। अब सोचिए, अगर आपने इसको और इसको याद कर लिया तो आपकी आधी संस्कृत भाषा तो तैयार हो गई। छोटे छोटे सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं और खुद से अपने आप को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए हमें संस्कृत में दिया हुआ है ते पठतः, तो बताइए ये स्त्रीलिंग के लिए है या पुल्लिंग के लिए है? स्त्रीलिंग के लिए है। लेकिन अगर ते के साथ पठन्ति है तो ये किसके लिए है? पुल्लिंग के लिए। तो ये आपको याद रखना होगा। जो स्त्रीलिंग में द्विवचन में है वो पुल्लिंग में कहाँ है? बहुवचन में है। इसे आपको याद रखना होगा। अब आइए, अब हमारा पठ धातु हमने सीख ली है, सर्वनाम का प्रयोग सीख लिया है, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं ये सीख लिया है, काल सीख लिए हैं। इसके पश्चात हम लोग अपने रुचिरा पाठ की तरफ आते हैं। और मुझे पता है अगर आपने इसको समझ लिया है तो पाठ समझने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं पाठ 1 अकारांत पुल्लिंग में। अकारांत ये शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अकार और अंत। अकार मतलब अस्वर, अंत मतलब अंत होने वाला। पुल्लिंग मीन्स पुरुषवाचक शब्द। तो वे शब्द जो अ की साउंड के साथ, ध्वनि के साथ अंत होते हैं उन्हें अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम बोल के देखिए, अ में अंत हो रहा है। श्याम म अंत हो रहा है। बालक अ में अंत हो रहा है। तो ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अब आइए एक एक वाक्य करके हम इस पाठ का अनुवाद सीखते हैं। सबसे पहला वाक्य है एषः कः। मैंने आपको बताया था ये विसर्ग हैं, इनको हम उच्चारित करते हैं ह की ध्वनि के साथ। यह क्या है? एषः यह, कः क्या है? यहाँ प्रश्नवाचक लगा हुआ है। आपकी पुस्तक में अगर आपने डाउनलोड कर रखी है तो इसके साथ आपको चित्र भी दिखाई दे रहे होंगे। बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ कि आपके घर में जो भी पेपर पुराने रखे हों, खाली पेपर हों, पड़े हों, आपकी पुरानी कॉपियों के हों, तो जितनी चीज़ें भी आपको बताई जा रही हैं उनको आप साथ साथ में कॉपी भी करते रहिएगा। तो एषः कः, यह क्या है? एषः चषकः, एषः यह, चषकः मीन्स गिलास, गिलास जानते हैं ना, यह गिलास है। किम क्या, किम का मतलब होता है क्या। एषः यह, बृहत् बड़ा, क्या यह बड़ा है? न नहीं, नो। एषः यह, लघु
छोटा है। नहीं, यह छोटा है। आप समझ पा रहे हैं ठीक से? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सह कह, वह कौन है? सह मतलब वह, कह मतलब कौन है, वह कौन है? सह वह सैनिक। शौचिकः, शौचिकः होता है सुई से काम करने वाला, यानी कि कौन काम करता है सुई से? दर्जी। वह दर्जी है। शौचिकः दर्जी, किम क्या, करोति करता है। दर्जी क्या करता है? क्या, किम क्या, सह वह, खेलती खेलता है। क्या दर्जी खेलता है? आप बताइए। न नहीं। सह वह वस्त्रम कपड़े को, सीव्यति सिलता है। ये आपको चित्र में देख के थोड़ा थोड़ा खुद भी समझ में आ जाएगा, और जब आप शब्द अर्थ याद करेंगे, आपकी पुस्तक में है, तो आपके सामने सब स्पष्ट होता जाएगा। एतौ कौ। अब देखिए, अभी तक हम सह वाले में एक वचन में चल रहे थे, अब कौ तौ की तरह हम द्विवचन में आ गए हैं। एतौ कौ। एतौ ये दोनों, कौ कौन है? एतौ ये दोनों, शुनकौ कुत्ते, स्तः हैं। किम क्या, एतौ ये दोनों, गर्जतः गरजते हैं। ये दोनों के लिए जो क्रिया प्रयोग की गई है वो देखिए पठतः की तरह ही है, यानी द्विवचन की क्रिया है। न नहीं, एतौ ये दोनों, उच्चैः जोर से, बुक्कतः नया शब्द है आपके लिए, भौंकते हैं। तौ वे दोनों, कौ कौन है? तौ वे दोनों, बलि वर्दौ बैल, स्तः हैं। बैल कितने हैं? दो। वे दोनों बैल हैं। किम क्या, तौ वे दोनों, धावतः दौड़ते हैं। क्या वे दोनों दौड़ते हैं? प्रश्न पूछा गया है। चित्र में दिखाया गया होगा आपके कि बैल दौड़ नहीं रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? देखिए, ना नहीं। तौ वे दोनों, क्षेत्रम खेत को, कर्षतः जोत रहे हैं। बैलों से गांव में क्या काम लिया जाता है बच्चों? खेत जोतने का। एते के, अब हम बहुवचन में आ गए हैं। एते देखिए, ते बहुवचन में आ गए हैं हम लोग। ये सब कौन हैं? एते ये सब, स्यूताः थैले, संति हैं। थैले आप जानते हैं ना, जिन्हें हम कपड़े का बनाकर दूध लाने के लिए, फल लाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये सब थैले हैं। किम क्या, एते ये सब, हरित वर्णाः हरे रंग के हैं। आपको कैसा रंग दिखाई दे रहा है चित्र में? देखिए, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है बच्चों को समझाने के लिए। नहीं नहीं, एते ये सब, नील वर्णाः सन्ति नीले रंग के हैं। आपके पुस्तक में जो थैले बने हैं वो भी कैसे रंग के होंगे? नीले रंग के। ते के वे सब कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति वे सब, वृद्धाः बूढ़े, सन्ति हैं वे सब बूढ़े हैं। आप चित्र में देख पा रहे हैं कुछ बूढ़े बैठे होंगे। किम क्या, ते वे सब, गायन्ति गा रहे हैं। क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं नहीं।
ते वे सब हसंती हंस रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी इसके साथ ही, जैसे आपने देखा कि सह यहां पर एक वचन की सारी क्रियाओं में इसी तरह का प्रयोग है, एक वचन की तरह, ठीक है। और जब हम आ जाते हैं द्विवचन में एतौ कौ, तब वो प्रयोग सारा आप देखेंगे किसकी तरह है, सर्वनाम में भी द्विवचन की तरह है और धातु में भी द्विवचन की तरह है। और जब हम बहुवचन में आ जाते हैं तो हसंती, आप देखते हैं ते हसंती, यही मैंने आपको बताया था कि बहुवचन की जो सर्वनाम होता है उसके साथ हसंती क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर सर्वनाम एक वचन हो तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन हो तो द्विवचन की क्रिया और बहुवचन हो तो बहुवचन की क्रिया। तो ये याद रखना जरूरी है। अगर हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आ गया तो हमें फिर संस्कृत सीखने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और हमारी रुचि होगी संस्कृत को सीखने के लिए। तो बच्चों, आज हमने आपको पढ़ाया पठ धातु, जिसे आपको इन नंबरों के साथ याद करना है। आपको वचन समझने हैं, पुरुष समझना है, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं इसे याद रखना है, काल को संस्कृत में किस तरह से उच्चारित किया जाता है, उनका अर्थ क्या है इसे याद रखना है। इसके पश्चात सर्वनाम प्रयोग को ध्यान में रखना है और याद करना है। इसको सर्वनाम प्रयोग को और क्रिया के प्रयोग को आपको इस तरह से ध्यान में रखना है कि ये आपकी आंखों के सामने, आपको याद न करना पड़े, अपने आप आ जाए कि एक नंबर को हमें एक नंबर के साथ रखना है, दो नंबर को दो नंबर के साथ रखना है, तीन नंबर को तीन नंबर के साथ रखना है। ये बिल्कुल गेम की तरह है। अगर हम क्लास में होते हैं तो हम 9 बच्चों को 9 नंबर दे देते हैं, उधर इधर उनके साथ धातु रूप लिख देते हैं और इधर भी 9 नंबर देते हैं, उनके आगे उनको सर्वनाम लिखा देते हैं। तो उनसे कहते हैं अब आप पेयर बना लो रोल नंबर के अकॉर्डिंग, तो हमारे सेंटेंस बन जाते हैं छोटे छोटे। तो इस तरह से पढ़ना और आसान हो जाता है। तो ये प्रयोग आप घर में कागज के कुछ पर्चियां बनाकर कर सकते हैं। कुछ पर्चियों में, 9 पर्चियों में पठ के रूप लिखकर उनमें नंबर लिख लीजिए, फिर सर्वनाम कुछ पर्चियों में लिखकर उनके नंबर लिख लीजिए, फिर उनको मिला के देखिए, पहले अलग अलग कर दीजिए फिर मिला के लिखिए, क्योंकि आपकी इस पार्ट से इस तरह की एक्सरसाइज भी आती है एग्जाम में। बच्चों क्या दे दिया जाता है कि जैसे त्वम है, त्वम के आगे लिख के दे दिया जाएगा पठत, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें क्या हो गया, रोल नंबर 4 किसके साथ बैठ गया, 6 के साथ, तो ये सेंटेंस आपको सही करना होगा। त्वम के साथ आपको क्या लिखना होगा, पठसी। तो इस तरह से अगर आप सीख जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तो आपके लिए संस्कृत पढ़ना रुचिकर होगा और बहुत आसान होगा। एक चीज और याद रखने की है कि ये सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए है, बस जो पहला प्रथम पुरुष होता है वो स्त्रीलिंग में बदलकर सा, ते, ताह इस तरह से हो जाता है और इनके रोल नंबर भी वही रहते हैं 1, 2, 3। सा के साथ हम पठती को प्रयोग करेंगे, ते के साथ हम पठतः को प्रयोग करेंगे और ताह के साथ हम पठंती को प्रयोग करेंगे। अब मैं कुछ सेंटेंस बोलती हूँ, आपके पास जो डाउनलोडेड सामान है या जो पुस्तक है उसमें आप देखिएगा, हाथ लगाइएगा कि मैं कौन सा सेंटेंस बोल रही हूँ। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आप उसे संस्कृत में हाथ लगाइएगा कि मैं कौन सा सेंटेंस बोल रही हूँ। वो दो कौन हैं, बताइए आपने संस्कृत के किस वाक्य को हाथ लगाया। हाँ, अगर आपने 14th वाक्य को हाथ लगाया तो सही है, अन्यथा गलत है।
मैं फिर बोलूंगी इसी तरह से रैंडम किसी सेंटेंस को, आप शीघ्रता से जाकर उसको हाथ लगाइएगा। दर्जी क्या करता है? बच्चों देखिए, इससे पता लगेगा कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर आपने 7th वाक्य को हाथ लगाया है तो आप बिल्कुल समझ गए हैं। शौचिकः किम करोति। अब आइए, क्या ये दोनों गरजते हैं? बच्चों अपनी उंगली रखिए सही वाक्य पर। कहाँ आए आप? अगर आप 12th सेंटेंस में हैं तो आप सही हैं। किम एतौ गर्जतः। क्या ये दोनों गरजते हैं? अब मैं कुछ संस्कृत के वाक्य बोलूंगी जिनको पेंसिल से आपको किसी पुराने पेपर पर उसका अनुवाद हिंदी में लिखना होगा, या आप चाहें तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप भी कर सकते हैं। क्या ये बड़ा है? तीसरा वाक्य, किम एषः बृहतः। अब मैं संस्कृत के सेंटेंस बोल रही हूं, आपको उनकी खाली हिंदी लिखनी होगी, आपको संस्कृत नहीं लिखनी होगी। किम सः खेलति। लिखा बच्चों? हाँ, देखिए क्या लिखा है, मैं करेक्शन करा रही हूं। क्या वह खेलता है? न एषः लघुः। इस वाक्य की हिंदी लिखिए। क्या लिखा आप लोगों ने? अब चेक करिए। नहीं, यह छोटा है। सही है। एते स्यूताः सन्ति। लिखिए आप। हाँ, क्या लिखा बच्चों? अब उत्तर देखिए। ये सब थैले हैं। कितने बच्चों ने सही लिखा है? अब लिखिए, अब समझिए। ते वृद्धाः सन्ति। इसकी हिंदी लिखिए। उत्तर बताऊं? लिख लिया? वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति। लिखिए बच्चों। क्या वे सब गाते हैं? चेक करिए। अब आज मैं आपको कुछ सेंटेंस हिंदी में लिख के देती हूं जिनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। वह जाता है, इसका अनुवाद करिए। वह होता है सह। पठकी की जगह पर आपको गम धातु का रूप लगाना पड़ेगा, लेकिन गम धातु के रूप में उसका रूप वो होता है गम धातु, लेकिन उसका रूप चलता है गच्छ। तो आपको लिखना होगा सह गच्छति। फिर हम पढ़ते हैं।
हम सब वयम पठामः। इसी तरह से कुछ सेंटेंस और नोट करिए जिनको मैं आपको हिंदी में देती हूँ और आप उनको संस्कृत में करेंगे।